मेरी सेहत आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। चौथे रोज मुझे दोपहर को सेल से निकाला गया और आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो मैंने तफ्तीशी टीम और डॉक्टर को देखा। वो बरामदे में पेडिस्टल फैन के सामने बैठे हुए थे। बरामदे में एक तरफ बर्फ के 2 ब्लॉक रखे थे। बरामदे के पीछे कमरे और सामने 4 दीवारी थी। 4 दीवारी में रेत पड़ी हुई थी। मेरे कपड़े उतारे गए और मुझे रेत पर सीधा लिटाकर मेरे दोनों हाथों और पैरों पर पहरेदारों ने अपने वजनी बूट रख दिए ताकि हरकत न कर सकूं। रेत इतनी गर्म थी जैसे जलते तनूर से निकाली गई हो। मेरी न सिर्फ पीठ झुलस रही थी बल्कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सर से पांव तक जिस्म का पूरा पिछला हिस्सा आग में डाल दिया गया हो। मैं अपने मुंह को सख्ती से बंद किए हुए, दांतों को भींचे आहो कराह को रोके हुए था। करीबन 20 मिनट बाद मुझे रेत से उठाया गया और बरामदे में रखे बर्फ के ब्लॉकों पर लिटा दिया गया। 10-15 मिनट बाद मुझे फिर रेत पर लिटाया गया और इस बार रेत पर लेटने के वक्त में इजाफा कर दिया गया और फिर बर्फ पर लिटाया गया। ये अमल 3 मरतबा हुआ। मेरा जिस्म बार बार गर्म ठंडा होने की वजह से सुन्न हो रहा था। जब तीसरी बार मुझे रेत पर लिटाया गया तो मुझे गर्म रेत की हिद्दत का एहसास बहुत ही कम हुआ। इस बार बर्फ पर लिटाने के बाद जब मुझे फिर रेत पर ले जाया जाने लगा तो डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा, He will be paralyzed forever. Stop it now. बंद करो, खत्म करो, ये जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाएगा। तफ्तीशी टीम का मकसद भी यकीनन यही था कि इस अमल से मुझ पर फालिज गिर जाए और मैं मर जाऊं। तफ्तीश के दौरान उन्हें हर किस्म के इंतहाई तशद्दुद के बावजूद मेरी जबान खुलवाने में नाकामी हुई थी। अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए अब उन्हें मेरे मुर्दा जिस्म की जरूरत थी। मेजर एहसन पर किए गए तशद्दुद के दौरान मेजर की शहादत के बाद गालिबन तफ्तीशी टीमों को सख्ती से हिदायत की गई थी कि पाकिस्तानी जासूस जबान खोलने की बजाय तशद्दुद की मौत को तरजीह देते हैं, इसलिए उन्हें हलाक करने की बजाय जिंदा रखकर ऐसा तशद्दुद किया जाए कि वो मौत मांगे और उन्हें मौत भी न मिले। शायद ऐसी हालत में उनकी कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाए और वो बोलने पर मजबूर हो जाएं। तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर के रोकने पर उससे बहस शुरू कर दी, लेकिन डॉक्टर के ये कहने पर खामोश हो गए कि अगर तफ्तीश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है तो मुल्जिम को जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्जिम की हालत ऐसी नहीं कि इस पर मजीद तशद्दुद किया जाए। मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने मुल्जिम को सेल से निकाला तो मैं तुम्हारे खिलाफ जनरल को रिपोर्ट कर दूंगा। ये सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। डॉक्टर ने हिंदी में गार्ड्स को हुक्म दिया कि मुझे कपड़े पहनाए जाएं। उसके हिंदी लबो लहजे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो पारसी मजहब का है, वरना किसी हिंदू डॉक्टर से तो ऐसे सुलूक की तवक्को न थी। मुझे सेल में वापस लाया गया। डॉक्टर भी थोड़ी देर बाद सेल में पहुंच गया। उसने खुद अपने हाथ से मेरी पुश्त और गर्म रेत से मुतासिरा हिस्सों पर कोई ऑइंटमेंट लगाई, इंजेक्शन दिए और टांग और सर की पट्टी तब्दील की। कंपाउंडर उसके साथ था, लेकिन डॉक्टर ने ये सब काम खुद किए। गालिबन वो मरते हुए इंसान की खिदमत करके उसकी दुआएं लेना चाहता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो उसने सरगोशी में कहा, नेवर टॉक अदरवाइज यू विल बी टेकन अगेन फॉर टॉर्चर। मैंने तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखा और वो मुस्कुराता हुआ चला गया। उस रोज के बाद मुझे तशद्दुद या तफ्तीश के लिए नहीं ले जाया गया। डॉक्टर हर रोज मेरी मरहम पट्टी के लिए आता था। 2-3 रोज बाद मेरी खुराक में तब्दीली कर दी गई और दलिया सिर्फ नाश्ते में और दोपहर और रात के खाने में दाल चपाती मिलने लगी। मेरे सेल पर पहरेदारों की 2 रुकनी 3 टीमें थीं। हर टीम 8 घंटे पहरा देती थी। अल्लाह पाक का करम था कि मैं तेजी से रूबा सेहत होने लगा। जिस्मानी और दिमागी कमजोरी बेहद थी, लेकिन टांग और सर के जख्म भरने लगे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक हर रोज मेरे सेल को धोया जाने लगा। डॉक्टर के हुक्म पर ही रबड़ के पाइप से सेल के अंदर मुझ पर पानी फेंक कर मुझे हर दूसरे रोज गुस्ल करवाया जाने लगा। मैंने डॉक्टर की हिदायत गिरहा में बांध ली थी कि हरगिज न बोलूंगा। तफ्तीशी टीम के अरकान 2-3 मरतबा आए और सेल के बाहर ही से मुझसे ऐसी बातें करने लगे कि मैं शायद अचानक बोल उठूं। उनकी हर बात के जवाब में मैं जबान पर हाथ रख कर आ करके रह जाता और वो मुझे और डॉक्टर को गालियां बकते वापस चले जाते। डॉक्टर की मुसलसल देखभाल और दवाइयों की वजह से मैं खासा ठीक हो चुका था। मुझे पूरा यकीन था कि उस पारसी डॉक्टर की वजह से ही मैं वक्ती तौर पर टॉर्चर से बच गया हूँ, लेकिन डॉक्टर आखिर कब तक मेरी ढाल बना रहेगा। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और फरार के मंसूबे सोचने लगा। उसी रोज जब डॉक्टर आया तो मैंने उसे सर की पट्टी तब्दील करने के दौरान आहिस्तगी से कहा कि सेल के अंदर ही हाजत पूरी करने से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस शदीद गर्मी में बेहिसाब मक्खियों और बदबू की वजह से दिमाग फटने को आया है। पेचस की वजह से मुझे बार बार खड़े के टूटे टुकड़े को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। सेल के सामने ही लेटरिन की कतार है। अगर गार्ड मुझे जरूरत के वक्त वहाँ ले जाया करें तो मैं इस अजियत से बच जाऊंगा। मेरी हालत आप देख रहे हैं कि जख्मों और कमजोरी के बायस मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए मुसल्ला पहरेदारों की मौजूदगी में मेरे फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पहले ही मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं जिसके लिए मैं आपका ता जिंदगी मशकूर रहूंगा।
अगर मजीद ये मेहरबानी कर दें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर ने खामोशी से मेरी बात सुनी और सरगोशी में ही जवाब दिया, आई विल ट्राई, और चला गया। सेल में मरहम पट्टी करने के दौरान उसे खुद मेरी परेशानी का बखूबी अंदाजा हो चुका था। मुझे यकीन था कि अगर डॉक्टर चाहे तो ये सहूलत दिलवा सकता है। तफ्तीशी टीम का काम अगर मुझसे राज उगलवाना था तो डॉक्टर का काम मुझे जिंदा रखना था। इसलिए मुझ पर तशद्दुद के दौरान डॉक्टर तफ्तीशी टीम से न सिर्फ उलझ गया था बल्कि उसने तशद्दुद भी रुकवा दिया था। यकीनन कोई आला ओहदे का अफसर मेरे केस का इंचार्ज होगा और डॉक्टर की उस तक डायरेक्ट रसाई होगी। दूसरे रोज ही सुबह के वक्त लोहे का एक कड़ा मेरी बाईं कलाई में पहना दिया गया। गार्ड कमांडर जो नायब सूबेदार और सिख था, उसने गार्ड्स को सेल की चाबी दी और उन्हें कहा कि आइंदा मुझे हाजत के लिए लैट्रिन में ले जाया जाए। कड़े में रस्सी बांधकर दूसरा सिरा एक गार्ड पकड़े जबकि दूसरा गार्ड अपनी राइफल तैयार रखे और अगर मैं भागने की कोशिश करूं तो बिला ताखिर मुझे गोली मार दें। गार्ड कमांडर गार्ड्स को यह हिदायत देकर मुझसे मुखातिब हुआ और पंजाबी में कहने लगा, कितना गबरू है तू, और तेरा जो हाल हो चुका है, तू अगर ना बोला तो इससे भी बदतर हाल होगा, और अगर तू बोला तो फिर भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहाँ इतना तशद्दुद तूने सह लिया है वहाँ थोड़ा बहुत और सह लेना। उसने खुलकर और साफ साफ बात तो ना की लेकिन बैनुसतूर मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरे लिए भी ये आखिरी मौका था कि फरार की कोशिश करूं। इस कोशिश में कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में मेरी निजात थी। इतने सख्त तशद्दुद के बाद ये वक्फा मेरे लिए सुनहरी मौका था। जबान मैंने खोल ली न थी और अब मजीद तशद्दुद सहने का मुझ में हौसला भी न था। यही गार्ड कमांडर एक रोज हाथ में हिंदी अखबार लिए मेरे सेल में आया और कहने लगा कि पाकिस्तान में दरियाए जेहलम में सख्त तुग़यानी आई है और दरिया के किनारे 80 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मेरा गाँव तो इस दरिया से बमुश्किल आधा किलोमीटर के फासले पर है। मैं परेशान हो गया और उसे बताया कि मेरे घर में मेरी ज़ईफ वालिदा, बीवी और 3 साल के एक बेटे के सिवा कोई फर्द नहीं। नामालूम सैलाब से उनका क्या हशर हुआ होगा। काश मैं वहाँ मौजूद होता। मेरी बात सुनकर ये सिख बोला, क्या तू रब है जो इस सैलाब को रोक सकता है, या जिनके घरों में मर्द हैं क्या वो सैलाब को रोक सके होंगे? सब कुछ रब पे छोड़ दे। और यकीन जानिए उसकी ये बात सुनकर मुझे बिल्कुल सुकून मिल गया। उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। मैं घर में मौजूद होते हुए भी क्या कर सकता था? वाकई सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। हम इंसान जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं इतने हकीर और मजबूर हैं कि अपनी पीठ पर भी नहीं देख सकते। पाकिस्तान पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि सैलाब के पानी ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन घर के मकीनों और सामान को कुछ नुकसान पहुंचाए बगैर सैलाबी पानी 2-3 रोज में ही उतर गया। मैंने अपनी पूरी तवज्जो गार्ड्स पर मबजूल कर दी। 2-2 गार्ड्स 8-8 घंटे की ड्यूटी मेरे सेल पर देते थे। इनमें से 2 गार्ड तो इंतहाई मुतासिब थे। यही वो गार्ड थे जो मुझे सलाखों के नीचे से गलाजत को छुआ हुआ खाना देते थे और अक्सर औकात मुझे फहुश गालियां भी देते। 2 गार्ड बिल्कुल रोबोट की तरह थे। ड्यूटी के 8 घंटों में से 6-7 घंटे ये धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर सेल के एक कोने से दूसरे कोने तक बाकायदा मार्च करते हुए पहरा देते। वो आपस में भी बहुत थोड़ा बोलते। मुझे मुखातिब करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। गार्ड्स की तीसरी जोड़ी इन दोनों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर थी। इनमें से एक गार्ड अपने माथे पर हमेशा पिसा हुआ चंदन और चावल के चंद दाने लगाए रखता था। सिगरेट पीते हुए वो कभी कभी मुझे भी एक सिगरेट दे देता। उन्हीं मुतासिब गार्ड्स ने एक रोज जब मुझे लैट्रीन जाने के बाद सेल में बंद किया तो मैं नकाहत के मारे फौरी लेट गया। थोड़ी देर बाद ही मुझे पांव के करीब टांग पर किसी चीज के रेंगने का एहसास हुआ। मैंने देखा तो एक बड़ा बिच्छू मेरी टांग पर चल रहा था। इससे पहले कि वो डंक मारता मैंने उसे उंगलियों से झटक दिया। उसे मारने के लिए मैंने तकिए की जगह सर के नीचे रखने वाली ईंट उठाई तो ईंट के नीचे दरमियान में बने खोल में 3 और बिच्छू थे। मैंने चारों बिच्छुओं को ईंट से मार दिया। दोनों गार्ड ये देख रहे थे। बिच्छू मारने पर उन्होंने मुझे बेतहाशा गालियां दी। शायद बिच्छू भी उनका कोई भगवान था। ये बिच्छू यकीनन उनकी ईमा पर ही सेल से मेरी गैर हाजिरी के दौरान छोड़े गए थे। मेरे बोल न सकने की एक्टिंग कामयाबी से जारी थी। डॉक्टर की अद्वियात से अगरचे पेचिस में खासी कमी हो चुकी थी, लेकिन मैं फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए, अपनी प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए 24 घंटों में 10-12 मरतबा लैट्रीन जाता। मुझे ये चंद मिनटों का मौका तभी मयस्सर आता जब मुझे सेल से बाहर निकाला जाता था। सेल से बाहर गिरदोपेश का तफसीली नक्शा मैंने जहन में महफूज कर लिया था। मेरा सेल 10 सेल्स की एक कतार में दाएं जानिब से तीसरा था। बाकी 9 सेल या तो खाली थे या उनमें ऐसे लोग महबूस थे जिनके लिए गार्ड्स की जरूरत नहीं थी। मेरे सेल के तकरीबन सामने ही लैट्रीन की कतार थी जिनमें दाखिले का रुख दूसरी जानिब था। मेरे सेल से बाएं जानिब लैट्रीन से बाहर थोड़े फासले पर एक मंजिला बैरकें थी। दाएं जानिब एक पतली सड़क थी और सड़क के पार बनी हुई इमारत की पुश्त थी। लैट्रीन से ज्यादा 30 कदम के फासले पर एक ऊंची दीवार थी। उस दीवार पर खारदार तारों की बाड़ लगी हुई थी। उस दीवार की बुलंदी और बाड़ से अंदाजा होता था कि ये बैरूनी दीवार है।
दीवार की दूसरी तरफ से गाड़ियों के चलने की आवाजें आती रहती थीं। मैंने सेल से हर बार निकलकर मेन दरवाजा देखने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मेरे ख्याल में मेरा सेल और इर्द गिर्द की इमारतें हेडक्वार्टर्स की चार दीवारी में घिरे इलाके के अकबी हिस्से में थी। मेरे लिए फरार होने का एक ही जरिया था कि मैं तारों वाली दीवार फलांग जाऊं। मैंने अंदाजा लगाया कि दीवार की बुलंदी 8 फुट के लगभग थी और सबसे निचली वाली खारदार तार दीवार से 6 इंच बुलंद थी। इस तार के ऊपर 5 या 6 मजीद खारदार तारें थीं जो 10-10 फुट के फासले पर दीवारों में गड़े हिलाली शक्ल के टी आयरन से बंधी हुई थी। अगर मैं किसी तरह सबसे नीचे वाली तार को थाम कर उसके सहारे अपने जिस्म को ऊंचा खींच लेने में कामयाब हो जाऊं तो तकरीबन 3 फुट ऊंची खारदार तारों को फलांग कर दीवार की दूसरी जानिब कूद सकता था। इन खारदार तारों को फलांगने और दीवार की दूसरी जानिब कूदने में मेरा जख्मी होना लाजमी था, जबकि मेरी टांग अभी ठीक नहीं हुई थी और मैं लंगड़ा कर बहुत आहिस्ता चल सकता था। ये सब तो बाद के मरहले थे। सबसे पहले तो मुझे मुसल्ला गार्ड से जान छुड़ाने की सबील करनी थी। मैंने इसके अलावा दीगर मुमकिन ज़राए पर गौर किया, लेकिन सब नामुमकिन उल अमल साबित हुए। इस मंसूबे में भी मेरी कामयाबी के सिर्फ 5% चांसेस थे। पहरेदार हर वक्त मुसल्ला रहते थे। उनके हाथ में राइफलें और पेटी के साथ बैक पर बेयोनेट लटकी होती थी, यानी संगीनें। संगीन पेटी में लगी एक छोटी म्यान में होती है, जिसे एक छोटी पेटी में लगा स्टिच बटन म्यान में काबू रखता है। अगर बटन खोल दिया जाए तो संगीन को फौरी निकाला जा सकता है। मुझ पर तैनात गार्ड्स की ड्यूटी के औकात भी बदलते रहते थे। गार्ड्स की वो जोड़ी जो मुझसे निस्बतन बेहतर सलूक करती थी, मैं उनकी ड्यूटी के दौरान खासा वक्त सलाखों के साथ खड़ा उनकी बातें सुनता। बोल तो मैं नहीं सकता था, इसलिए ये गुफ्तगू यकतरफा होती थी। उन गार्ड्स में से एक ब्राह्मण था जिसके माथे पर हमेशा चंदन और चावल लगे होते थे। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर उसने मुझ मुसले को शुद्ध करने का सोचा। एक रोज कहने लगा, सिर्फ हमारा धर्म ही सच्चा है। हमारे भगवान तो हमारे बीच पैदा हुए हैं और तुम मुसलमान अपने भगवान को बुलाने के लिए आज तक खुद आ यानी खुदा कहते हो। इतना पुकारने के बावजूद तुम्हारा भगवान नहीं आता। जिंदगी में तो तुमने बहुत कष्ट उठाए, अब भी अगर हमारा सच्चा धर्म अपना लो तो तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी और तुम्हारी आत्मा भी स्वर्ग में जाएगी। उसकी बातें सुनकर मैं सर को यूं हिलाता जैसे वो बिल्कुल ठीक कह रहा हो, जबकि दिल में सोचता कि स्वर्ग और नर्क तो बहुत दूर हैं। ये तो अपने मुर्दे को यहाँ दुनिया में ही चिता की आग में शायद इसलिए जलाते हैं कि यही जहन्नम की आग के कुछ आदी हो जाएं और नर्क में गर्म सर्द होने के बायस बीमार न पड़ जाएं। मैंने इशारों से उसे कहा कि तुम ठीक कहते हो, मुझे अपने धर्म के मुताल्लिक कुछ और बताओ। मेरा असल मकसद उसकी हमदर्दी जीतना था। मेरी दिलचस्पी देखकर उसने तफसीलन मुझे हिंदू धर्म के मुताल्लिक लेक्चर देने शुरू कर दिए। डॉक्टर आया और मेरी मरहम पट्टी के दौरान उसने कहा कि मेरे लिए जो कुछ मुमकिन था उसने कर दिया है, लेकिन अब वो मजबूर है। उसने कहा कि आज थर्सडे है और परसों हफ्ते की शाम को मुझे इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जाएगा। इंटेरोगेशन के दौरान वो भी मौजूद होगा। उसने कहा कि जनरल के हुक्म पर इंटेलिजेंस कोर्स से सच झूठ परखने की मशीन और माहिरीन बुलवाए गए हैं। तुम्हें खास इंजेक्शन लगाकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इंजेक्शनों के असर से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल के काबिल नहीं रहेगा और न चाहते हुए भी तुम बोलने लगोगे और जो बोलोगे उसका फैसला मशीन करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा वो तुम खुद बेहतर जानते हो। डॉक्टर ने चलते वक्त एक ऐसी बात कही कि मेरा मुंह खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सरगोशी में कहा कि मैं कर्नल शंकर का दोस्त भी हूँ और मौलिज भी, और उसी की हिदायत पर मैंने अपनी तरफ से जो भी मुमकिन सहूलत थी तुम्हें दी। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू। ये कहकर डॉक्टर चला गया। गिरफ्तारी के बाद मुझे पहली मर्तबा मालूम हुआ था कि कौन सा दिन है। मेरे पास सिर्फ 2 रातें थीं जिनमें फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने की मैं कोशिश कर सकता था। अब मैं मजीद तशद्दुद सहने के नाकाबिल था। खास इंजेक्शन और मशीन के आगे तो मैं बिल्कुल ही बेबस हो जाता और ना चाहते हुए भी मैं वो कुछ बोल देता जिसे छुपाने के लिए मैंने इतनी अजियतें सही थी। इससे बचने का सिर्फ एक हल था कि मैं फरार के मंसूबे पर इन 2 रातों में ही अमल कर लूं। फरार में कामयाबी की अगरचे बहुत ही मौहूम उम्मीद थी, लेकिन पहरेदारों की गोलियों से मरने का पूरा यकीन था। दोनों सूरतों में जीत मेरी थी और हार DMI की। उस रात 12 बजे ड्यूटी पर ब्राह्मण और उसका साथी गार्ड थे। दुनिया भर में फौजियों को सिखाया जाता है कि दुश्मन को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। किल योर एनिमी बिफोर ही किल्स यू। और दूसरी अहम बात मकसदियत है। फतह मक्का से कबल जंग बदर और जंग उहद में भाई के मुकाबिल भाई और बेटे के मुकाबिल बाप था। दौरान जंग न बाप के हाथ बेटे को कत्ल करते वक्त लर्जा हुए और न सगे भाई का गला काटते वक्त भाई के हाथ रुके। क्योंकि मुसलमान
मुसलमान इस जंग में एक वाज़े मकसद के लिए लड़ रहे थे। फौजी के दिल में जब भी दुश्मन के लिए रहम का जज्बा आया वो खुद ही मारा गया। मैंने आज रात ही फरार के मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। नाओ और नेवर पर दिल जम गया था। मैंने गार्ड्स की ड्यूटी शुरू होने के आध घंटे बाद ब्राह्मण को इशारे से कहा कि मुझे लैट्रीन जाने की जरूरत है। उसने मेरी कलाई के कड़े में रस्सी बांधी। दूसरे गार्ड ने राइफल मेरी तरफ तान ली। ब्राह्मण ने सेल का दरवाजा खोला और रस्सी का सिरा पकड़कर मुझे लैट्रीन की तरफ ले गया। मैंने लैट्रीन में 5-6 मिनट गुजारे और बाहर आ गया। इस दौरान मैंने कड़े से रस्सी की गिराह खोलकर रस्सी हाथ में पकड़ ली थी। दोनों गार्ड्स मुझे सेल की तरफ ले चले। अब दोनों ने अपनी राइफलें अपने कंधों से लटका रखी थी। मैंने दर्द का बहाना करते हुए खुद को कुछ झुका लिया। दोनों गार्ड्स मेरे दाएं और बाएं चल रहे थे। मैंने दानिस्ता छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। 4-5 कदमों में ही मैं उनसे 1 फुट से ज्यादा पीछे रह गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिजली की तेजी से दाएं तरफ वाले गार्ड की ब्योनेट जो उसके बाएं कूल्हे पर लटकी थी उसका हिफाजती बटन खोला। ब्योनेट निकाली और पूरे जोर से उसकी पीठ में घोंप दी। इतने जोर से घोंपी हुई ब्योनेट उसके जिस्म के आर पार हो गई। उसके मुंह से कराह तक न निकली। उसके गिरने से पहले ही मैंने ब्योनेट वापस खींची और अपने बाएं जानिब वाले ब्राह्मण गार्ड की पुश्त में घोंप दी। ये सारा अमल 5 सेकंड में मुकम्मल हो चुका था। ब्राह्मण ने चीख मारी और इससे पहले कि मैं ब्योनेट बाहर खींचता वो ढेर हो गया। मैं अपनी जख्मी टांग के बावजूद पूरी रफ्तार से बैरूनी दीवार की तरफ भागा। हवाई चप्पल मैंने लैट्रीन की तरफ फेंके और दीवार के पास पहुंचकर उछला। मेरा कद 6 फुट 2 इंच है। 2 फुट से ज्यादा मेरा बाजू है और उछलने से तकरीबन 1 फुट मैंने मजीद बुलंदी गेन की। मेरा हाथ तीसरी खारदार तार पर पड़ा। उसे मजबूती से थाम कर मैंने अपना बायां हाथ भी बुलंद किया और उसी तार को थाम लिया। बाजुओं के जोर पर मैंने अपना जिस्म बाहजार दिक्कत ऊपर उठाया और पांव दीवार में अटका कर हाथों से चौथी और फिर 5वीं तार थामी। मेरा जिस्म भी साथ साथ ऊपर उठता रहा। सबसे ऊपर वाली तार दोनों हाथों से थाम कर मैंने उसे नीचे दबाया और मेरे दोनों पांव दीवार के ऊपर आ गए। अब मेरे सामने 3 फुट ऊंची खारदार तारों की 6 बाड़ें थी जिन्हें फलांग कर मैं दीवार की दूसरी जानिब जा सकता था। आम हालात में ये 3 फुट ऊंची रुकावट फलांगना मेरे लिए बहुत मामूली बात थी, लेकिन जिस्मानी कमजोरी, चोटों के दर्द और जख्मी टांग की वजह से यहाँ तक पहुँचते हुए मेरा सांस फूल चुका था। गार्ड्स को मारने से लेकर यहाँ तक पहुँचने में मुझे 15 से 20 सेकंड लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जख्मी टांग को अपने दाएं हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया और बाड़ की दूसरी तरफ रखा। उसी वक्त मुझे 2 अंदरूनी हिस्से से सीटियां बजने की आवाजें आईं। अब जाया करने को 1 सेकंड भी न था। मैंने जल्दी से बाईं टांग बाड़ के दूसरी तरफ की। जल्दी में बाड़ का एक कांटा मेरी बाईं रान में घुस गया और फलांगते वक्त 1 फुट के करीब रान को चीरता चला गया। वक्त बिल्कुल नहीं था। मैंने दीवार से छलांग लगाई। जख्मी टांग की वजह से मैं संभल न पाया और जमीन पर गिर गया। कूदने की वजह से गालिबन मेरी टांग का जख्म भी खुल गया था। मैंने हवास बहाल रखे और बाईं टांग पर कभी उछलते और कभी दाएं पांव का सहारा लेते सड़क की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। अंदर से सीटियां बजने की मुसलसल आवाजें आ रही थी। ऐसे मालूम होता था कि जाए हादसा का इल्म न होने के बायस अंदर की सब नफरी गार्ड रूम और मेन गेट के करीब जमा हो रही थी। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियां थी। मैं उनकी ओट में निढाल बैठ गया। चंद सेकंड बाद सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की जानिब भागना शुरू किया। अब मुझे टांग के जख्म और रान से तेजी से बहने वाले खून की परवाह नहीं थी। जिंदा रहने की ख्वाहिश में अब सब दर्द बेवक्त हो चुके थे। सड़क पर मैं बमुश्किल 100 फुट ही भागा हूँगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गईं। मैं सड़क की एक जानिब हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गाड़ी करीब पहुंचने पर मैंने देखा कि वो टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतने करीब आ गई कि उसे मजबूरन रुकना पड़े तो मैं भागकर सड़क के बीच में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायर घिसने की आवाज आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रुकी। मैं ड्राइवर की तरफ बढ़ा। टैक्सी खाली थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए ड्राइवर का दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के बाद सुनसान सड़क पर एक जख्मी शख्स जिसके सर और चेहरे पर पट्टियां बंधी हों अचानक सड़क पर आकर गाड़ी रोके तो ड्राइवर की जो हालत हो सकती है उसका बखूबी एहसास किया जा सकता है। दरवाजा तो मैं पहले ही खोल चुका था। मैंने तय कर लिया था कि अगर ड्राइवर ने मुझे ले जाने से इनकार किया तो उसे गर्दन की नसें दबाकर 1 मिनट से भी कम वक्त में हलाक कर दूंगा। मैं इसकी ट्रेनिंग ले चुका था। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं जख्मी हूँ और गुंडे मेरे पीछे हैं, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो। उसने कहा आप पीछे बैठे। यह भी मुमकिन था कि मैं पिछली सीट की जानिब जाऊं और वो गाड़ी भगा ले जाए। मैंने फौरन ही डैशबोर्ड से गाड़ी की चाबी निकाली और बजाय पीछे बैठने के उसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसे कहा कि वो अपना दरवाजा बंद करके लॉक कर ले। वो इतना घबराया हुआ था कि चुपचाप मेरे कहने पर अमल करता रहा। मैंने चाबी उसे दी और अपना दायां हाथ उसकी पुश्त की तरफ से उसकी गर्दन पर ले आया और कहा कि अगर कोई अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की तो गला घोंट कर मार डालूंगा। चुपचाप चलोगे तो कोई गजन न पहुंचेगा।
اس نے اپنا سر اچھا کہنے کے لیے ہلایا۔ میں نے اسے پرانی دلی چلنے کو کہا۔ اس نے گاڑی موڑی اور تیزی سے پیچھے کی طرف بھگانے لگا۔ جلد ہی ہم ایسے علاقے میں جا نکلے جسے میں پہچانتا تھا۔ وہ واقعی پرانی دلی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے محلہ فراش خانہ چلنے کو کہا۔ محلہ فراش خانے کا علاقہ آ گیا تو میں نے اسے ایک گلی کے قریب روکا اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہی اسے کہا کہ میری حالت تم دیکھ رہے ہو، تمہارا کرایہ دینے کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ تو مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر آپ کو 150 درکار ہوں تو میں دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر آیا۔ میں دروازہ بند بھی نہ کر پایا تھا کہ اس نے گاڑی بھگائی اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس گلی سے میں بخوبی واقف تھا۔ اندر گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ساتھیوں کے گھر تک 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اٹھتا بیٹھتا دیواروں کا سہارا لیتا تقریباً 1 گھنٹے میں ساتھیوں کے پاس یعنی نذیر کے گھر پہنچا۔ اس وقت تک میں بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ میں نے مسلسل گھنٹی بجانی شروع کر دی۔ چند منٹ کے بعد نذیر نے دروازہ کھولا۔ کچھ اندھیرے کی وجہ سے اور کچھ میری بڑی ہوئی داڑھی اور برے حال کی وجہ سے چند لمحے تو وہ مجھے پہچان ہی نہ پایا۔ جب میں نے اس کا نام لیا تو وہ چونک اٹھا اور مجھے فوراً اندر کھینچ کر کنڈی لگا لی۔ چند رسمی کلمات کے بعد میں نے اس سے ساتھیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ سب بخیریت اوپر سو رہے ہیں۔ نذیر کے سہارے سیڑھیاں چڑھ کر میں مکان کے اوپری حصے میں پہنچا۔ نذیر نے ساتھیوں کو جگایا۔ مجھے اور میری حالت کو دیکھ کر وہ اتنے حیران تھے کہ ان کے منہ سے بات تک نہ نکلتی تھی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا۔ فرار کے وقت مجھ میں جو ہمت آ گئی تھی وہ منزل پر پہنچ کر ختم ہو گئی۔ میں ایک ساتھی کے بستر پر گر گیا اور نمبر 2 کو، جو اب بقیہ ساتھیوں کا گروپ لیڈر تھا، کہا کہ میری ران اور ٹانگ سے بہنے والا خون سڑک سے لے کر فراش خانے کی گلیوں سے ہوتا ہوا یہاں تک میری نشاندہی کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً باقی تینوں ساتھیوں کو خون کے سب نشان صاف کرنے کا کہا۔ اسی وقت 2 بالٹیاں اور بوریوں کے ٹکڑے لے کر وہ ٹارچوں کی روشنی میں خون کے دھبے صاف کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ نذیر چائے اور گھر میں موجود بسکٹ اور سوئیاں بنوا کر لے آیا۔ میں بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے بالکل مختصر انہیں بتایا کہ میں DMI سے فرار میں کامیاب ہوا ہوں اور وہ میری زبان کھلوانے میں اپنے تمام حربے آزمانے کے باوجود ناکام رہے۔ نذیر نے جا کر عارف کو میرے متعلق بتایا۔ عارف میرے زخمی ہونے کا سن کر اسی وقت اپنے ایک قریبی اور انتہائی بھروسے کے ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ چائے اور سوئیوں نے مجھے کچھ تقویت دی اور میں چند ہی لمحوں میں آزادی کی نیند سو گیا۔